अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। So next topic we have is evaporation. ठीक है, the next topic we're gonna do is evaporation. Evaporation हमने क्या पढ़ी थी? evaporation क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर जो वेपर्स बन के evaporate हो जाता है, वेपर्स बन के उड़ जाता है, that is called evaporation. ठीक है, that process is called evaporation. अब have you ever thought how wet clothes dry on the clothesline and why puddles disappear on a hot summer day? This happened by a process known as evaporation. Evaporation is a process in which the liquid changes into the vapors at any temperature. This occurs at the surface of the liquid. और मतलब क्या है इस बात का? पहली बात उन्होंने कहा कि आपको कभी ये सोचने में आया कि जो कपड़े आप सुखाने के लिए लटकाते हो तो वो सूखते कैसे हैं? वो सूखते हैं कैसे? वो असल में सूखते ऐसे हैं कि वो जो सूरज की सन से जो उनको हीट मिल रही होती है ना, उस हीट की वजह से वो लिक्विड से जो अंदर जो उसके अंदर जो गीला का क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर पानी होता है, तो वो सन से जो हीट मिलती है उसकी वजह से जब वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी आती है जिसकी वजह से वो लिक्विड से कन्वर्ट होके गैस में बदल जाते हैं, वेपर्स में बदल जाते हैं और वो इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वाई पडल्स डिसअपीयर इन अ हॉट समर डे। पडल्स किसको कहते हैं? जो बारिश होने के बाद खड्डे बन जाते हैं ना, उसमें इतना इतना पानी खड़ा होता है। और जैसे ऐसा होता है ना, रात को कराची में तो बड़ा ऐसे होते हैं कि रात को बारिश होती है और सुबह इतना तेज सूरज होता है और ऐसी सूखी होती है गलियां जैसे कि कभी बारिश ही नहीं है एक साल में। आई स्वेयर इफ यू गाइस हैव एवर बीन टू कराची यू विल एक्सपीरियंस दैट ऑन रेनी डेज कि सुबह इतनी रात को पूरी रात बारिश चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, सुबह समझो कि फजर तक बारिश चल रही थी। आप दोपहर के 2-3 बजे आप आके देखेंगे इतनी सख्त धूप होती है कि वो जो आपका जो पानी जितना भी पडल्स होते हैं,
गीले रूप सारे के सब सूख जाता है, ऐसे सूखते हैं जैसे बारिश कभी हुई ही नहीं। तो ये भी किस वजह से होता है, ये भी इवेपोरेशन की वजह से होता है ना। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ, अच्छा अब ये होता कब है, दिस अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो है आपके पास वो पड़े हुए होते हैं, आ, इस सरफेस के ऊपर जो, यानी कि यहाँ सरफेस पे जो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स होंगे, ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होंगे ना, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये पार्टिकल्स बेसिकली, ये वाला पार्टिकल थोड़ी उड़ के जाएगा, ऊपर वाला पार्टिकल जाएगा ना, इसको डायरेक्ट हीट लग रही है, ठीक है। तो ये इट हैपेंस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और वेपराइजेशन जो है वो पूरे पूरे वाटर के अंदर हो होती है, जो हमने पढ़ा था ना कि वी हैव वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन, दोनों में फर्क होता है, तो ये फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ कॉजेज ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होती किस वजह से है। In a liquid, molecules in a liquid have different kinetic energies due to the collision with each other and with the walls of the container. ठीक है, liquids में molecules in a liquid have different kinetic energies होती है उनकी, और क्या कहते हैं, due to collision with each other or with the walls of the container. High energy molecules near the surface of the liquid escape from the surface in the forms of vapors. This is how evaporation takes place. यानी कि जो सरफेस वाले वेपर्स होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट हीट लग रही है, इन वालों की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी लो होगी। तो ये जो ज्यादा वाले होते हैं ये कोलाइड हो के टकरा टकरा के ऊपर आ जाते हैं, यानी ये टकरा टकरा के दूर हो जाते हैं और वेपर्स बन के और ये हवा में उड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इवेपोरेशन होती है, दिस इज कॉज ऑफ इवेपोरेशन। अच्छा, अब कह रहे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब ये क्या होता है, देखो अभी मैंने बात की कि इनके ऊपर ऊपर जो है वो डायरेक्ट हीट पड़ती है, तो हीट की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो इवेपोरेट होते हैं। तो जितनी भी मॉलिक्यूल्स में हीट आ रही है वो तो सब इवेपोरेट हो रहे हैं, तो यानी कि जो पीछे जो मॉलिक्यूल्स बचे वो तो ठंडे मॉलिक्यूल्स बचे ना, तो वो गर्म मॉलिक्यूल्स निकल गए और पीछे से ठंडे मॉलिक्यूल्स बचे, तो ये क्या हो गई, ये कूलिंग हो गई, है ना। कूलिंग में ये होता है ना कि हीट चली जाए, तो हीट लूज हो गई और आपके पास जो कोल्ड पार्टिकल्स से वो पीछे रह गए, सही है। तो ये एक तरह से इसको हम कूलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इवेपोरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कूलिंग इफेक्ट, या कूलिंग भी कह सकते हैं, कूलिंग भी पॉज करता है। एवरी इवेपोरेशन फास्ट मूविंग ड्यूरिंग इवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अभी हमने बात कर ली, molecules that have lower kinetic energies are left behind. This lowers the average kinetic energy of the liquid molecules and hence the temperature of the liquid. Liquid kinetic energy कम है, यानी कि temperature उनका कम है। The temperature of the substance relates to the average kinetic energy of its molecule. A decrease in temperature causes a cooling sensation. For example, अच्छा अब इसकी एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल अगर देखें कूलिंग इफेक्ट फील करने के लिए, नॉर्मल आपको वाटर में तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्वेट द इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन कूल्स द बॉडी, ठीक है। क्या करते हैं कि जब हमें पसीना आता है, जब पसीना आता है तो पसीना हमें ठंडा ठंडा नहीं फील हो रहा होता, यानी जब पसीना आता है और हम लोग जो है ना वो पसीना निकल जाता है तो फिर हमें अंदर बॉडी थोड़ी सी ठंडी फील होती है, ठीक है। उस वक्त हमें लगता है कि हमें बड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे पसीना निकलते फिर जैसे एकदम आप किसी हवा वाले जगह में जाते हो तो आपको जब हवा लगती है तो आपको एकदम से ठंड लगने लगती है, ठीक है। तो इसी वजह से कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो एकदम से जब और ठंड आती है तो आपको थोड़ी सी ठंड लगती है, सही। अच्छा, similarly when a liquid evaporates from the surface of the solid it lowers its temperature, ठीक है। evaporate होता है और उसका टेम्परेचर लो कर देता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ये कहाँ यूज होता है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। उधर तो फैन भी होते हैं, कंप्रेसर भी होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो हॉट एयर को बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हॉट पार्टिकल जो है, जो पानी होता है उसका पार्टिकल हॉट हो जाते हैं, एयर बन जाती है तो वो बाहर निकलते रहते, सही। तो पीछे जो आपकी हवा बनती है, जैसे कभी ऐसा होता है ना कि अक्सर जो एसी वाला होता है वो कहता है कि एसी का जो डक्ट है उसको आप ओपन रखें, उसको आप बंद ना करें। उससे क्या होता है कि उससे जो गर्म पानी की जो गर्म हवा जो होती है वो निकलने देते हैं, उसको ब्लॉक नहीं करते। अगर ब्लॉक करेंगे तो आपका वो सिस्टम खराब हो जाएगा, फिर आपको वो कूलिंग नहीं मिलेगी, फिर आपका ये एसी खराब हो गया, ठीक है, जबकि आपने खुद ही गलत हरकत की। तो दिस इज हाउ इट इफेक्ट्स।
द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, रेट क्या होता है आपके पास? रेट का मतलब होता है कि वो चीज कितनी स्पीड में हो रही है, कितनी तेजी से हो रही है, इट इज एट इट्स रेट। ठीक है, यानी कि कोई चीज कितना डिस्टेंस कवर कर रही है एक स्पेसिफिक टाइम में, वो रेट कहलाता है। तो वो यानी कि सिंपल स्पीड कहलाता है। अब कह रहे हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन indicates how quickly molecules at the surface of the liquid escape and become a gas। वही वाली बात, higher rate of evaporation means liquid will evaporate faster। Rate of evaporation depends on different factors। अच्छा, high evaporation का मतलब कि तेजी से लिक्विड से पानी, लिक्विड से लिक्विड की सरफेस से पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट होके उड़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा, now the first factor is temperature। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? हीट। तो जितनी ज्यादा मैं हीट दूंगी उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना वो एक दूसरे से दूर होंगे, और दूर होंगे तो वो लिक्विड की बजाय वो किसकी शक्ल में बन जाएंगे? गैस की शक्ल में, और वो इवेपोरेट हो जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Higher temperature of liquids increases kinetic energy of its molecule and increase the rate of evaporation. Simple. Water in sunshine, that is high temperature area, evaporates faster than water in shade under low temperature area। ठीक है, अगर कोई पानी जो है वो अगर वो पानी बाहर रखा हुआ है तो सूरज से उसको डालने से बारिश होती है, तो गली में जो पानी जमा हो जाता है तो सूरज डायरेक्ट उनके ऊपर लग जाते हैं। जब जब फौरन सूरज निकलते हैं तो थोड़ी देर में ही वो पानी सारा क्या हो जाता है? सूख जाता है ना, क्योंकि वो उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट लग रही होती है, हाई टेम्परेचर लग रहा होता है। लेकिन वही पानी हमारे घर में बाल्टी में 3-4 दिन पड़ा होता है, वो पानी तो नहीं सूखता, क्योंकि वो शेड के अंदर उसको डायरेक्ट हीट नहीं लगी, उसके ऊपर इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं आ रहा। ठीक है, होगा वो भी इवेपोरेट, लेकिन बहुत आहिस्ते आहिस्ते इवेपोरेट होगा। ये तो आपके पास बात होगी टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। फिर आपके पास बात है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है कि वो सरफेस जिसपे वाटर का कांटेक्ट है, या जितनी सरफेस पे वाटर फैला हुआ है, वो सरफेस एरिया होता है वाटर का। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं ऐसा करूं कि एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि हमने जो है वो फर्स्ट करें सरफेस एक एग्जाम्पल हो, हाँ, एक फर्स्ट करेंगे, एक आपका छोटा सा चाय का कप है। ठीक है, उसके अंदर आपने पानी डाला है और उसको आपने हीट दी। अब वो पानी जो है वो बहुत देर से जो है ना वो गर्म हो रहा है। ठीक है, वो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये वो ये वो पानी का ग्लास है। ठीक है, या कप है, इतना पानी इसके अंदर है। अब यहाँ से आपने हीट दी, समझो मेटल ही है, ताकि आराम से आप ये टेंशन ना हो कि मेटल ग्लास का तो हीट ही नहीं होती है, एक्स वाई जी। तो अब पहले इन मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी जो यहाँ नीचे, फिर ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल नीचे आएंगे, फिर ऐसे से, मतलब कि इसको यहाँ से हीट यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा। चलो हीट को भी छोड़ो, मैं इवेपोरेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, इवेपोरेशन की तो मैं बात करती हूँ, हम सॉरी हम हीट की तो बात ही नहीं कर रहे थे। विदाउट हीट होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो गलत था। अच्छा, उसको दोबारा बना दें, कोई बात नहीं। ये कॉन्सेप्ट वेपराइजेशन का था, उसमें भी वैसे सरफेस एरिया वहां पे भी होता है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊँ। ये आपके पास ग्लास है। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो इवेपोरेशन होगी वो पहले ये मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ठीक है, फिर इस लेयर की बारी आएगी, फिर इस लेयर की बारी आएगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, है ना? ये बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर मैं यही पानी, इतना ही पानी, एक इतना बड़ा देचका ले लूं और इतने बड़े देचके में मैं वो पानी डाल दूं, सेम पानी, इतने ही क्वांटिटी का पानी, इतना ही अमाउंट का पानी मैं इसमें, ये मतलब समझे ये गिलास इतना भरा हुआ है ना, ये गिलास उठा के मैं इसमें डाल दूं। अब जब मैंने इसमें डाला, क्योंकि ये इसकी जगह बड़ी है, तो अब पानी कैसे आएगा? इतना आएगा सिर्फ, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना पानी, सिर्फ इतना पानी आएगा।
अब पानी जब इतना आएगा, मतलब छोटे कंटेनर से मैंने इसको बड़े कंटेनर में कर दिया, तो पानी फैल जाएगा। इसका मतलब है कि पानी का क्या बढ़ जाएगा, पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? सरफेस एरिया। ये सरफेस कंटेनर की और सरफेस एरिया इसका बढ़ गया। इसका सरफेस एरिया छोटा सा था, तो इसके अंदर सरफेस एरिया कम था, तो ये स्लोली इवेपोरेट हो रहा था। इसमें कैसे इवेपोरेट होगा कि ये आपके पास यहाँ सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं, देखो इतने सारे मॉलिक्यूल एक ही लेयर में, वहाँ एक मॉलिक्यूल, एक लेयर में सिर्फ 5 मॉलिक्यूल से, यहाँ एक ही में इतने, फिर एक लेयर ये चली जाएगी, दूसरी लेयर ये चली जाएगी और पानी खत्म। यहाँ से 2 लेयर में काम हो गया, वहां कोई 7-10 लेयर्स है, ठीक है, वहां 10 लेयर्स में है पानी, तो एक एक लेयर के पास जो है वो हीट जाएगी और एक एक लेयर जो है इवेपोरेट होगा। लेकिन यहाँ से 2 लेयर्स नहीं चला गया, यानी कि ये वाली इवेपोरेशन फास्ट होगी, ये वाली इवेपोरेशन लो होगी। अब समझ में आई बात? क्योंकि इसके पास सरफेस एरिया इसका कम है, तो इसको इवेपोरेट होने में टाइम लग रहा है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसको इवेपोरेट होने में इतना टाइम नहीं लग रहा है, ये जल्दी जल्दी इवेपोरेट मेरे पास हो रहा है, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ इवेपोरेट हो रहे हैं, वहां कम मॉलिक्यूल्स एक साथ इवेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया का काम होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। अ लार्जर सरफेस एरिया अलाउज मोर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप, स्पीडिंग अप इवेपोरेशन। सिंपल। Larger is the surface area of the liquid, greater number of molecule has chance to escape from its surface. जितना ज्यादा surface area बड़ा, उतना ज्यादा escape. This is why wet clothes are stretched out to dry quickly. इसीलिए जो वो होते हैं ना हमारे गीले कपड़े, मम्मा कह कहती है उनको फैला के बिछाओ। हम ऐसे तो नहीं करते ना कि बस ऐसे मिले मिले हम जमा करते हैं एक दूसरे के ऊपर, हम तो ऐसे नहीं करते, हम कपड़े फुल फैला फैला के लगाते हैं, है ना। तो वो फैलाने से क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़, जब आप उसको गुच्छा बना के एक साथ रख दो, तो जब इतने समझो कि ये आपकी कमीज है, ठीक है, हाँ ये आपकी कमीज है। अब ये कमीज आपने अगर ऐसे तार पे लटकाई है, ठीक है, तो फिर तो क्या होगा कि ये इसका सरफेस एरिया इतना आ गया। और अगर ये ऐसी तार पे आपने टांग दी कमीज को ऐसे करके, तो अब ये जल्दी सूखेगा, ये जल्दी सूखेगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, इसका सरफेस एरिया तो कम है, तो ये जल्दी सूख जाएगा मेरे पास। समझ आ रही है? तभी हम फैला के, अगर नहीं यकीन आता तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है। एक शर्ट इस तरह लटकाना और एक शर्ट इस तरह करके ऐसे फेंक देना ऊपर, फिर आपको पता चलेगा कि कौन जल्दी इवेपोरेट होगी, किसमें से पानी जल्दी, कौन जल्दी सूखेगी, ठीक है। तो ये सारा किसका कमाल है? ये सारा इवेपोरेशन का कमाल है। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि ड्राई एयर इज लेस ह्यूमिड देन एयर। ह्यूमिडिटी होती क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, ठीक है, नमी यानी कि मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर का होना इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। सही। ड्राई एयर इज लेस ह्यूमिड एयर, इट हैज लो वैल्यू ऑफ मॉइस्चर इन इट। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि कभी सर्दियों में ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही होती है ना, तो उस वक्त सर्दियों के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल 0 पे गई होती है, तो आपको इसलिए आपको इतने अपने हाथ ड्राई ड्राई लग रहे होते हैं, इतने आप अजीब से आपको स्किन ड्राई लग रही होती है, तो आप क्या करते हैं, लोशन वगैरह लगाते हैं, उसको मॉइस्चराइज करते हैं, यानी कि मॉइस्चर लेकर आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर। अब ड्राई एयर जो है वो लेस मॉइस्चर होती है, इसमें लेस ह्यूमिडिटी होती है, इट हैज लो वैल्यू ऑफ मॉइस्चर इन इट। वही बात जो मैंने बोली, इट हैज एबिलिटी टू स्टोर मोर मॉइस्चर, इसके अंदर एबिलिटी है कि वो ज्यादा मॉइस्चर स्टोर कर सके। Therefore, lower humidity level increase the rate of evaporation as dry air can allow more water vapors to be absorbed. अब ये क्या कहानी है? ये कहानी है कि जो ड्राई एयर होती है तो उसके अंदर तो मॉइस्चर होता ही नहीं है, तो मॉइस्चर नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर मॉइस्चर की जगह है। यानी अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा था कि कोई भी चीज हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ट्रैवल करती है ना। अब जहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है, जहाँ समझे मॉइस्चर नहीं है, तो जहां पर मॉइस्चर है वो वहां से निकल के ड्राई एयर के पास जाएगा ना, जहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर वहां से निकलेगा जहाँ पे वो ज्यादा है और उस जगह जाएगा जहाँ पे वो कम है। यानी कि नॉर्मल कहीं से अगर मैं इसको, जैसे कि पानी है, कोई लिक्विड पड़ा है, तो उसमें से मॉइस्चर निकल के ड्राई एयर के साथ मिक्स हो जाएगा आराम से, ठीक है, क्योंकि कंसेंट्रेशन की वजह से। समझ आ रही है? सो देयरफॉर लोअर ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन एज ड्राई एयर कैन अलाउ मोर वाटर वेपर्स टू एब्जॉर्ब, क्योंकि ड्राई एयर के अंदर इतनी जगह होती है कि वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। You now understand that room air cooler function most efficiently in the dry air months of June and less efficiently in the humid months of August. क्या कह रहे हैं
कि इसी वजह से क्या होता है कि जो रूम कूलर होते हैं, रूम कूलर किसकी बात करी मैं, रूम कूलर की बात, एसी की बात नहीं हो रही। रूम कूलर देखो आप लोगों ने, जो कूलर होते हैं, लोग कूलर लगाते हैं, पानी डालते हैं, उसके अंदर कूलर लगाए जाते हैं। तो वो कब ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, कब आपको उसमें ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है, जब वो ड्राई एयर के मंथ में, जब ड्राई एयर के मंथ में आप कूलर लगाते हो ना, तो वो कूलर बेसिकली क्या करता है कि वो पानी को कन्वर्ट करता है एयर में, तो यानी कि वो बेसिकली वेपर्स बना रहा होता है, ठीक है, तो वो मॉइस्चर निकाल रहा होता है। तो वो जैसे कूलर के सामने आप बैठे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मुंह पे पानी की छींटे आ रही, ठीक है। तो वो जो मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर जो है वो इसीलिए फैल जाता है, इसीलिए आपको एकदम से ठंड लगनी शुरू होती है, क्योंकि वहां पूरी ड्राई एयर होती है, तो ड्राई एयर सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन वही अगर कोई ऐसे महीने हो जैसे अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में क्या होता है, हल्की हल्की ठंड होने शुरू होती है, यानी कि हल्का हल्का, सॉरी ठंड नहीं, हल्का हल्का मौसम ठीक होने लगता है, यानी कि नमी आने लगती है मौसम में, ठीक है। खुश्क मौसम नहीं होता या बहुत गर्म नहीं होता, नमी होने लगती है मौसम मौसम के अंदर। तो वो नमी जब होती है तो उस वक्त कूलर पे काम नहीं करेगा सही से, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में, तो वो भी मॉइस्चर फेंक रहा है, तो इन्वायरमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी कंसंट्रेशन मॉइस्चर की ज्यादा है, तो कूलर से वो लेगा ही नहीं। समझ आ रही है? इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट चीज जो है वो है विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होती है? विंड स्पीड यानी विंड क्या होती है? हवा, हवा की स्पीड की कितनी तेजी से हवा चल रही है। इंक्रीज्ड विंड स्पीड ब्लोज अवे द मॉइस्चर एयर नियर द सरफेस विच स्पीड अप द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। क्या करती है कि जो इंक्रीज विंड स्पीड यानी कि जो अगर आप तेज हवा चलती है, तो तेज हवा से भी क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो जो एयर जो सॉरी हाँ, जो मॉइस्चर है, जो वेपर्स, वाटर वेपर्स होते हैं, वो सरफेस के करीब आने लगते हैं और फिर वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू दी तेज हवा। अच्छा, इट इज वाई वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन विंडी डे ऑन देन ऑन अ काम डे। इसीलिए जब हवा चल रही होती है तब कपड़े जल्दी सूखते हैं, लेकिन जब हवा नहीं चलती तो कपड़े देर से सूखते हैं। ये तो नॉर्मल सी, अभी हमें ये बातें पता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो हम आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज दी फैक्टर्स ऑफ, दीज वर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट चीज है, इट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर क्या डिफरेंस, ठीक है। अब इवेपोरेशन हमने क्या बोला, इवेपोरेशन जो है वो कैसे होती है? बगैर हीट के होती है, रूम टेम्परेचर पे होती है, जबकि बॉइलिंग जो है वो हीट करने से होती है, ऐसा ही है। अब इसको हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो। बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। होता तो दोनों में यही है ना कि लिक्विड जो है वो वेपर्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस इन बोथ प्रोसेसेस आर शोन इन द टेबल। बट कुछ इनके बीच में डिफरेंसेस है। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं? ये प्रॉपर्टीज है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है इवेपोरेशन और बॉइलिंग की पॉइंट से, कि किसमें क्या किसमें कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। द फर्स्ट वन इज अकर्स। अकर्स का मतलब ये चीज कहाँ होती है, ये इवेपोरेशन किस जगह पे होती है। तो इवेपोरेशन अकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। वो कहाँ होती है? लिक्विड के बिल्कुल सरफेस पे। जबकि बॉइलिंग जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड होती है। बॉइलिंग पूरे लिक्विड में होती है ना, नीचे से हीट आती है, फिर वो पहले एक लेयर बॉयल होती है, फिर वो ऊपर जाती है। याद है कन्वेक्शन कन्डक्शन वाले सारे फिनोमेना? तो वो कन्वेक्शन के जरिए क्या होता है कि हॉट वाटर ऊपर जाता है और कोल्ड वाटर जो है वो नीचे आता है, तो ये पूरा वाटर सारा का सारा बॉयल होने लगता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं थ्रू आउट द लिक्विड। फिर टेम्परेचर कैसा होता है दोनों का? इवेपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर। क्या मतलब? इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे होती है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर तो नहीं चाहिए होता ना, याद है।
रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। जबकि बॉइलिंग जो है इट ओनली बॉयल एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है, बॉइलिंग कब होती है? जब भी बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है लिक्विड का। क्या मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट? क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे मतलब जब मैं इतनी हीट दे दूंगी तब मेरे पास, यानी कि अच्छा पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ फिर इसके बाद हमने वो रखा पानी गर्म होने के लिए। ठीक है, एक चूल्हे पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा और दूसरे चूल्हे पे मैंने साथ जो है वो तेल गर्म होने के लिए रख दिया। फ्राइज बनाने हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या ऑब्जर्व करती हूँ कि फर्ज करो कि 10 मिनट के अंदर अंदर जो मेरा तेल है वो गर्म हो गया, खौल गया, पूरा बॉयल हो गया, लेकिन पानी जो है अभी तक बॉयल ही नहीं हो रहा। फिर मैंने आधा घंटा इंतजार किया, आधे घंटे बाद जो है वो पानी बॉयल होना शुरू हुआ। अब इसका क्या मतलब है? दोनों को मैंने बिल्कुल एक ही हीट पे एक साथ ही रखा था, अब ये क्या हुआ? ये इसका ये मतलब हुआ कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि जब वाटर का टेम्परेचर हीट होने के बाद उसका टेम्परेचर रीच कर जाए 100 तक, तब जाके वो बॉयल होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता। समझ आ रही है? मतलब कि मैंने जब पानी रखा था तब तो पानी जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था, है ना, समझो कि 20-25 डिग्री था। जब मैंने उसको चूल्हे पे रखा तो उसका इससे टेम्परेचर बढ़ने शुरू हुआ। जब टेम्परेचर बढ़ बढ़ के 100 हो गया तब उसने बॉयल होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन समझो कि जो ऑयल जो पहले गर्म हो गया, पहले सॉरी बॉयल हो गया, गर्म होने में और बॉयल होने में फर्क है। ठीक है, अगर वो पहले बॉयल हो गया तो बॉयल कब होता है? जब बबल्स आते हैं, इसका मतलब है बॉयल हो गया। जब बॉयल कब होता है? जब बबल्स आते हैं। उससे पहले चाहे बहुत सा गर्म भी हो पानी, वो बॉयल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या चेक करते हैं कि जो ऑयल है, ऑयल फर्स्ट करो, ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 40। अब आपने 25 से उसको रखा था और वो थोड़ी सी देर में 40 हो गया और वो बॉयल होना शुरू हो गया। तो पानी अभी तक 100 पे पहुंचा नहीं, जब वो 100 पे पहुंचेगा तो बॉयल होगा। समझ आ रही है? तो यानी बॉइलिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है हर एक चीज का, कि सिर्फ उसी पॉइंट पे उसी टेम्परेचर के आके वो बॉयल होंगे। समझ आ रही है? तो बॉइलिंग के लिए बॉइलिंग पॉइंट का होना जरूरी है। फिर एनर्जी सोर्स, यानी किस एनर्जी से आते हैं, किस एनर्जी से, क्या एनर्जी है जो इनको इवेपोरेशन करवाती है? इवेपोरेशन यूजेस दी सराउंडिंग एनर्जी। वो सराउंडिंग की एनर्जी, आसपास की एनर्जी यूज करते हैं, यानी प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, उसके हिसाब से ये काम करता है। बट बॉइलिंग क्या करता है? यूजेस कंटिन्यूअस एक्सटर्नल हीट सोर्स। बॉइलिंग की जो हीटिंग एनर्जी सोर्स वो कौन है? एक्सटर्नल हीट है। उसको जब तक मैं हीट नहीं दूंगी, जब तक मैं आग नहीं लगाऊंगी, वो मेरे पास बॉयल नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, स्पीड क्या है इसकी? इवेपोरेशन जनरली स्लोअर एंड डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। अभी हमने फैक्टर्स ऊपर पढ़ लिए, तो क्या कह रहे हैं कि इवेपोरेशन बहुत ज्यादा क्या होती है? स्लो होती है। लेकिन जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट प्रोसेस है आफ्टर रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट की। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है फिर ये बहुत ज्यादा ये सिस्टम जो है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, यानी बहुत तेजी से फिर बॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है। प्रोसेस कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? इवेपोरेशन के प्रोसेस इट टेक्स लॉन्गर टू कंप्लीट, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने के लिए। बॉइलिंग क्या करता है? इट इज क्विक प्रोसेस देन इवेपोरेशन। बॉइलिंग ज्यादा जल्दी हो जाएगी, इवेपोरेशन देर से होगी ना, सही है? तो यानी कि ये फैक्ट है। यानी कि अगर एक गिलास पानी में रख दूंगी और वो पानी में ऐसे ही रख दूंगी, उस पर हीट नहीं लगाऊंगी, तो वो कितने एक हफ्ते में खाली होगा, खुद ही इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन वही एक गिलास पानी अगर मैं बॉईल कर दूंगी तो वो कुछ 5-6 सेकेंड में, 5-6 मिनट में मेरे पास बॉईल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरे पास? ये डिफरेंस होता है। फिर प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है कि कब खत्म होता है, वो खैर हमने कर लिया। अच्छा, फिर इफेक्टिव प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है? जो इवेपोरेशन इट इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट होता ही नहीं इसके ऊपर। जबकि बॉइलिंग जो है हाईली इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, हाईली इफेक्टेड क्यों? कि अगर क्या हुआ कि बॉइलिंग हो रही है लेकिन ऊपर से टेम्परेचर जो है वो, सॉरी प्रेशर अगर ज्यादा है, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा है तो उससे बॉइलिंग स्लो हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बॉइलिंग फास्ट हो जाएगी। अब ये क्या फिनोमेना है? बहुत हाई लेवल की बात है, बस आप लोगों को नहीं याद रखना है। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ बबल। बबल किसमें फॉर्मेशन होते हैं? तो इवेपोरेशन में तो नहीं होते, और बॉइलिंग पॉइंट में मैंने अभी बताया था कि जब बबल्स फॉर्म होना शुरू होंगे तो पता चलेगा कि बॉइलिंग हो रही।
ठीक है। बबल्स आर फॉर्म थ्रू आउट द लिक्विड एंड राइज फ्रॉम द सरफेस। सिंपल सी बात है। अच्छा, डिपेंडेंस ऑन सरफेस एरिया कि सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। छोटा सरफेस एरिया होगा तो कम इवेपोरेट करेगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा इवेपोरेट करेगा। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पानी को 100 टेम्परेचर मिलेगा 100 डिग्री, वो तभी इवेपोरेट होगा। वो कोई जो है वो नहीं लेगा कि वो क्या कहते हैं कि ज्यादा बड़ा पानी ज्यादा बड़े कंटेनर में तो वो ज्यादा बॉयल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बॉयल वो सिर्फ तभी होगा जब वो 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा। अच्छा, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और सराउंडिंग की टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जो आपका वो है इवेपोरेशन है वो क्या करता है, कॉजेस कूलिंग इन द सराउंडिंग, वो कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल्स हीट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं तो बाकी सराउंडिंग आपकी कूल हो जाता है, जिससे वो पार्टिकल निकल रहे हैं वो कूल हो जाते हैं। कूलिंग इफेक्ट भी कहते हैं उसको। जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग किसको कह रहे हैं, जो वो लिक्विड है, बाहर का नहीं, लिक्विड का। अब वो लिक्विड जो है अगर इवेपोरेट हो रहा है तो वो क्या होता है कि वो गर्म पार्टिकल चले जाते हैं, तो नीचे जो पानी बचता है वो ठंडा बचता है। जैसे आप कभी पानी ऐसा होता है ना कि आपने पानी बाल्टी में भर के रखा हुआ है, रखा आप भूल गए, उस दिन आप यूज करना भूल के आपने कल अगले दिन जो है वो बाल्टी यूज की, तो उसमें पानी ऐसे होता है ठंडा ठंडा पानी रहता है। वो ठंडा क्यों होता है, क्योंकि गर्म पार्टिकल जो होते हैं वो निकल गए होते हैं। ठीक है, और जो आपका वो है बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि आपके जो क्या कहते हैं क्योंकि आप हीट दे रहे हैं तो हीट की वजह से लिक्विड तो सारा गर्म हो गया होता है, तो उसमें कूलिंग की जगह हीटिंग इफेक्ट होता है। सही। व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन? एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि ये यूजेस, इन सिंपल वर्ड यूजेस, यानी कि इवेपोरेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, द फर्स्ट यूज इज रेफ्रिजरेशन यूजिंग इवेपोरेशन विदाउट CFCs। अच्छा, CFC क्या है? CFC आपके पास एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एब्रीवेशन है CFC। ये एक तरह की गैस होती है जो एज अ कूलेंट या ठंडी ठंडी गैस के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब सिर्फ पहले CFC बताना था मैंने, ये बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो इसके बगैर जो है वो हम रेफ्रिजरेशन बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हमने कोई नया तरीका ढूंढा है, लेट्स सी कि क्या है। देखो, रेफ्रिजरेशन यूजिंग इवेपोरेशन विदाउट CFC की रेफ्रिजरेटर जो है या हमारे जो फ्रिजेस है वो इवेपोरेशन इस्तेमाल करें फॉर कूलिंग रादर देन CFCs। ठीक है, अब पहले क्या क्या कह रहे हैं कि कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स बाय इवेपोरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, दैट इज अ लिक्विफाइड गैस। ठीक है, एक रेफ्रिजरेंट होती है, एक गैस होती है जो कि आपके क्या करती है, जो कि यूज होती है इन द फ्रिज। ठीक है, उसको एज एन उसको उसकी इवेपोरेशन को यूज करके ये रेफ्रिजरेशन करते थे। ठीक है, विच एब्जॉर्ब्स हीट एंड क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट, जो कि क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है और क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट आपके पास देती है। ठीक है, नाउ फ्रियॉन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखिए यहाँ पे आ गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs वर द टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस यूज इन द फ्रिज। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये वाले जो है आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये फ्रियॉन्स जो है ये यूज किए जाते थे एज अ रेफ्रिजरेंट पहले जमाने में। ठीक है, लेकिन however since it was found that CFCs are depleting the ozone in the upper atmosphere which increases the amount of UV rays from the sun। लेकिन अब क्या पता चला है हमें कि ये जो CFCs है, ये जो गैस है CFC, ये क्या करती है, ये हमारी जो ओजोन लेयर है उसको क्या करती है, हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, हमारी ओजोन लेयर को बीच बीच में से खराब कर रही है, जिसकी वजह से सन की UV रेज है वो डायरेक्ट हम पे पहुंची, हमारे लिए वो नुकसानदेह है। इसलिए अब CFCs का यूज हो बहुत ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया। ऑल लिविंग थिंग्स आर हार्म बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, जैसे मैंने बात की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन UV रेज होती है, जो सूरज की छुआएं होती है ना, वो जब अगर उसके लिए अल्लाह ने जो है ना अर्थ के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर रखी है। ठीक है, अगर वो प्रोटेक्टिव लेयर ना हो तो क्या होगा कि आपकी जो सूरज की जो रेज है वो डायरेक्ट हम पे पड़ेंगी, जिसकी वजह से स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस
तो लेकिन अगर हम जो CFCs यूज करते हैं वो तो इसको खराब कर रही है, तो यानी कि वो हमारा सोल्यूशन नहीं है, हमें उसको कहीं ना कहीं उसको हटाना पड़ेगा या उसको उसकी जगह कुछ और रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। अब क्या कह रहे हैं कि देयरफॉर CFCs यूज हैज बीन प्रोहिबिटेड, यानी कि उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। CFCs आर रिप्लेस्ड बाय, अब वो कैसे यूज किए जाते हैं ये वो हम क्या करते हैं उसकी जगह। CFCs आर रिप्लेस्ड बाय एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्सटेंसेस लाइक वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोकार्बन, या हाइड्रोकार्बन में प्रोपेन या ब्यूटेन आता है, ठीक है। अब CFC की जगह हम क्या यूज करते हैं, या वाटर यूज करते हैं, या एमोनिया यूज करते हैं, या हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं, यानी ये हमारी ओजोन को या हमारे एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, ठीक है। अब इवेपोरेशन सिंपल क्या करता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है इवेपोरेशन के जरिए, कि वो जो आपके पास लिक्विफाइड गैस होती है उसकी इवेपोरेशन होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो गर्म गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जो ये लिक्विफाइड गैस है, इसका मतलब ये लिक्विड होगी, राइट। इसकी लेयर में जो गर्म पार्टिकल्स होते हैं वो इवेपोरेशन के जरिए उड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो नीचे जो बाकी लिक्विड बच जाता है वो ठंडा हो जाता है। समझ आ रही, यानी एक तरह से बहुत कोई माइन्यूट काम कर रहा है, लेकिन एक तरह से हमें हेल्प कर रहा है इवेपोरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन में। समझ आ गई। अच्छा, फिर आपके पास आगे क्या लिखा हुआ है, द रेफ्रिजरेटर कंटेन्स अ कॉइल कॉल्ड इवेपोरेशन कॉइल। एक कॉइल होती है उसके अंदर जिसको इवेपोरेशन कॉइल कहते हैं, which is filled with refrigerant at low pressure, जिसको रेफ्रिजरेंट से फिल किया जाता है एट लो प्रेशर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कॉइल है, ठीक है। अब ये क्या है इसको देखते हैं। When the warm air inside the fridge comes into contact with evaporator coil, the refrigerant absorbs heat and changes from liquid to gas। क्या होता है कि जब वार्म एयर होती है फ्रिज के अंदर, वो जब इवेपोरेटर कॉइल के करीब आती है, वार्म एयर आती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये देखो ये वार्म एयर है, हॉट एयर है, ठीक है। अब ये कंडेंसर का काम होता है, ये हॉट एयर है, यहाँ पे हॉट एयर क्या करती है कि हॉट एयर, ये जो कॉइल है इसके अंदर होता है लिक्विड। अब इस लिक्विड के अंदर क्या होता है कि ये जो कॉइल के आसपास इसको हीट फील होती है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से फिर वो जो आपके पास जो क्या कहते हैं बचता है, जो चीज बचती है वो आपके पास ठंडी हवा से बचती है, सिर्फ आपके पास कूल लिक्विड बचता है, ठीक है। अच्छा, which cools inside of the fridge, this gas is then compressed, फिर वो गैस को कंप्रेस किया जाता है, रिलीजिंग हीट आउटसाइड एंड इज कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड बाय कंडेंसर, और फिर इसको दोबारा से कंडेंसर में दोबारा से लिक्विड की फॉर्म में, यानी वो गैस बन गया, फिर कंडेंसर में आकर उसको दोबारा लिक्विड की फॉर्म में हम दे देते हैं, ठीक है। दिस साइकिल कंटिन्यूज टू मेंटेन अ कूल टेम्परेचर इनसाइड द फ्रिज। ये जो साइकिल है पूरा, ये किस लिए हम यूज करते हैं, दिस इज यूज टू मेंटेन दी कूल टेम्परेचर इनसाइड द फ्रिज, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है फ्रिज का वो क्या हो जाता है, ठंडा रहता है फिर, ठीक है। यानी जो गर्म हवा है वो साथ साथ इवेपोरेट होती रहती है, गर्म लिक्विड इवेपोरेट होता है और ठंडा लिक्विड वापस बचता रहता है आपके पास। तो ये आपके पास फिनोमेना होता है रेफ्रिजरेटर का। फिर आपके पास है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में कैसे काम करता है, मैंने प्रिजर्वेशन का मतलब फूड को प्रिजर्व करना, फूड को संभाल के रखना कि वो खराब ना हो, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन, मेनी फूड आइटम्स आर प्रिजर्व्ड बाय रिमूविंग द वाटर कंटेंट थ्रू इवेपोरेशन। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है बाय रिमूविंग वाटर कंटेंट। क्या मतलब, जैसे कि आपके पास अब ये सिंपल ऐसा प्रोसेस है कि आप कोई फिश खाने की फिश के फूड होता है, उसको आप जो है ना वो कर देते हो, उसको सुखा देते हैं। लाइक अब इसकी मैं उसको कोई एग्जांपल देने दे आप लोगों को। जैसे हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, सो फ्रूट्स को जब हम कभी वॉश करते हैं, तो वॉश करके क्या होता है कि हम थोड़ी देर उसको साथ वॉशिंग सिंक के साथ छोड़ देते ताकि उसके अंदर से पानी सारा निकल जाए। उसके बाद हम फ्रेश फ्रूट जो है वॉश हुए और जो सूखे फ्रूट्स होते हैं वो हम फिर फ्रिज में रख देते हैं ताकि अब वो ठंडे हो जाए। अगर हम वो गीले गीले फ्रूट्स ही रखते हैं तो वो गीलापन जो होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो बेसिकली क्या करता है, मॉइस्चर जो है वो फ्रूट्स वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो मॉइस्चर के अंदर ग्रो करता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि वो मॉइस्चर हटा देते हैं ताकि वहां बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके और हमारा फ्रूट या कोई भी फूड जो है वो खराब ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना फूड बचा सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं।
दिस कंसंट्रेट्स द फ्लेवर एंड प्रिवेंट्स स्पॉइलेज। ये क्या करते हैं कि इनका फ्लेवर भी बचाए रखते हैं एंड उसकी स्पॉइलेज यानी कि उसका खराब होना भी बच जाता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ड्राई फ्रूट्स। अब जैसे हाँ, ड्राई फ्रूट्स बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। ड्राई फ्रूट आप कभी भी धो के नहीं रखते हो, उसके अंदर से उसको बिल्कुल सुखा के रखते हो, राइट। और जर्की दैट इज ड्राइड मीट, जो आपके पास मीट होती है उसको भी आप गीला गीला करके नहीं आप छोड़ते हो, बिल्कुल ऐसी बदबू हो जाती है, उसमें खराब हो जाती है, राइट। तो यानी कि ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं फूड प्रिजर्वेशन की, जो कि हम इवेपोरेशन के जरिए कर सकते हैं। फिर आपके पास है इवेपोरेशन के जरिए यानी सिंपल सिंपल उसको सुखा के, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। फिर आपके पास है प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? सी वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज पूल्स, एज द वाटर इवेपोरेट्स द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड एज शोन इन द फिगर। क्या कहते हैं कि सी वाटर जो होता है, सी वाटर वो नमकीन होता है ना, समंदर का पानी, वो नमकीन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर होता है नमक, ठीक है। अब क्या होता है कि आप क्या करते हो कि सी वाटर लेके, अब सी वाटर को जो है ना वो एक जगह तो ये लोग रख देते हैं बड़े बड़े टैंक्स में, फिर इसको इवेपोरेशन के लिए छोड़ते हैं। जब उसके अंदर से सारी सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो पीछे आपके पास क्या बचता है? सॉलिड नमक बच जाता है, ठीक है। सारा का सारा पानी उसमें से इवेपोरेट होता है, पीछे सिर्फ सॉलिड नमक बचता है। अगर ये आपको एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आता तो इससे ना एक बड़ा सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, आप ऐसे कर सकते हो, उसको हीटिंग के जरिए आप देख सकते हो, क्योंकि अच्छा वो इवेपोरेशन क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम तक चलता है, तो आप इसको सिंपल वेपराइजेशन के जरिए आप जल्दी से इसको देख सकते हो, ठीक है। कैसे? आप लोग जो है ना एक ग्लास पानी लो, उसके अंदर आप जो है ना वो 2 बड़े बड़े चम्मच आप नमक के डाल के उसको मिक्स कर दो, बिल्कुल मिक्स कर दो, ठीक है, कि इसमें नमक आपको नजर ना आए। उसके बाद आप क्या करें? कि आप उस नमक वाले पानी को एक कंटेनर में डाल के और उसको जो है ना चाय वाले कंटेनर में, किसी कंटेनर में डाल के उसको आप हीट पे रख दिए। उससे क्या होगा कि जो आपका वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं वेपराइज होके उड़ने लगेगा, ठीक है। अब जब वो उड़ जाएगा तो थोड़ी सी देर में 5 मिनट में क्या हो जाएगा कि आपके पास पीछे सारा सॉलिड नमक वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये इवेपोरेशन के जरिए, यानी कि सॉलिड जो होते हैं वो एक ऐसी चीज होती है कि जो उसमें मिक्स हो जाता है, सॉलिबलाइज नहीं होता, वो आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अच्छा इवेपोरेशन ऐसे भी काम कर सकती है। फिर आपके पास एयर कंडीशनिंग आती है। एयर कंडीशनिंग यूज इवेपोरेशन टू कूल एयर। जैसे रेफ्रिजरेटर में हम इवेपोरेशन इस्तेमाल करें, वैसे एयर कंडीशन यानी कि एसी के अंदर भी हम यूज करते हैं। एयर कंडीशन क्या होता है? एसी होता है। जो ए और सी है ना, इट इज फॉर एयर कंडीशनर, ठीक है। अच्छा, they work by passing warm air over the coil that is filled with cool liquid. As the liquid evaporates, it takes heat from the air, cooling it down. ठीक है। अब क्या है ये कि ये आपके पास वही वाला फिनोमेना बता रहा है कि कॉइल है, कॉइल के अंदर ठंडा लिक्विड है, उसके ऊपर वार्म एयर देते हैं, वार्म एयर से जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होता है और जो है बाकी जो बचता है वो क्या कहते हैं, बाकी जो आपके पास गैस हो जाती है वो आपके पास कूल डाउन हो जाती है, सही। तो ये आपके पास एयर कंडीशनर होता है। एयर कंडीशनर में किस तरीके से इवेपोरेशन काम करता है। लास्ट आपके पास है फीवर कंट्रोल। अब ये कैसे? When someone has high fever, they apply wet cloths to their forehead. ने देखा है ना कि जब किसी को बुखार होता है तो क्या कहते हैं कि भाई आप जो है वो गीला कपड़ा जो है वो उनके सर पे रखें बार बार, ताकि वो जो है बुखार सारा उनका चला जाए। तो वो जाता कैसे है? The reason behind this is that the heat from the head is removed when water evaporates. As a result, the patient's brain temperature stays within acceptable bounds and no brain injury occurs. होता क्या है कि जब आप उस पानी वाले क्लॉथ को आप रखते हो ना अपने सर के ऊपर, तो जो हीट होती है आपके उसके अंदर से, माथे पे से या सर के अंदर से, वो क्या होती है, वो ट्रांसफर हो जाती है। वो क्या होती है, वो वाटर वेपर्स, वो जो क्या कहते हैं, जो टॉवल होता है, ये जो भी चीज होती है उसके अंदर वो ट्रांसफर होती है और उसके अंदर से जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो हीट होती है, हीट को अपने साथ लेके चले जाते हैं और वो हवा में चल देते हैं, तो पीछे जो बच जाते हैं फिर वो पीछे। तभी आप लोग देखा ना कि जब किसी बीमार को सर पे अगर किसी को बहुत बुखार है तो उसको कोई पट्टियां करते हैं तो वो पट्टियां भी गर्म हो जाती हैं, तो वो क्या होती है, वो हीट उसमें से ट्रांसफर हो जाती है, फिर वो जो उसके अंदर जो पानी होता है वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होता है ताकि इसमें से हीट निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह की बॉडी पर टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता। तो एक इस तरीके से भी इवेपोरेशन हमारी हेल्प करती है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा।
एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।